वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, कल मैंने आपको थर्मोडाइनमिक्स के न्यूमेरिकल कराए थे आपका 6.11 तक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है जी आपका। देखिएगा, थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स क्या है आपका? इन्होंने कहा कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट, यानी गिब्स एनर्जी आपको निकालनी है फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन 3/2 O2 टू O3। और आपको इसमें उन्होंने रिएक्शन दी है केपी की वैल्यू दी है 2.47 इंटू 10⁻⁻29। तो क्वेश्चन है आपका 6.12। क्या कहा आपसे? इन्होंने बोला है कि आपको गिब्स एनर्जी बतानी है। अब आप कहेंगे गिब्स एनर्जी क्या है? मैंने कल भी आपको बताई थी, आपको याद होगा। यानी वो एनर्जी जिसको हम आपका यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको हम गिब्स एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये साइंस की लैंग्वेज है, कल ही मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे आप दोबारा फिर समझ लीजिएगा। मान ली किसी बंदे के पास में, सपोज कीजिए उसके पास में 100 करोड़ रुपए हैं, और बाद में कहता है कि ठीक है भाई, मैं तो कुछ दान करना चाहता हूं। तो उसे पता चला 60 करोड़ अपने दान में दे दिए, 40 करोड़ बचे। उसने कहा कि मेरे 20 बच्चे के लिए चाहिएंगे। तो जो 40 करोड़ रुपए हैं उसके, जो उसने क्या दिए हैं, मतलब 60 करोड़ जो उन्हें दान में दे दिए, वही क्या है उसके, वही उसकी गिब्स एनर्जी है, क्योंकि वो उसके पर्टिकुलर यूजफुल वर्क में आएगा। बाकी तो उसका कोई मतलब नहीं किसी से। अब देखिएगा, अब डेल्टा जी में बात करते हैं। आपका डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है -2.303 RT log, अगर केपी दिया तो केपी और केसी दिया तो केसी। हम इसका लिख देते हैं। अब आपका यहां पर क्या होगा, -2.303, आर की वैल्यू होगी 8.314, टी बेटा आपको दिया हुआ उन्होंने 298 इंटू लॉग, इसकी वैल्यू है आपकी 2.47 इंटू 10⁻⁻29। ओके, so on calculating it we get 16300 जूल पर मोल, या हम लिख देंगे 163 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, या 163 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला आपसे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब की बार उन्होंने गिब्स एनर्जी दी है आपको, तो डेल्टा जी आर नॉट -2.303 इंटू आर इंटू टी और लॉग केसी या केपी, बात एक ही है। इसकी वैल्यू यहां पर गिब्स एनर्जी उन्होंने आपको -13.6 किलो जूल इज इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू आएगी बेटा 8.314। आप जानते हैं इस चीज को। एंड टेम्परेचर आर गिवन ऑल्सो 298, इट मीन्स रूम टेम्परेचर इनटू लॉग केसी। अब आपको लॉग केसी वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ किलो जूल है, यहाँ हमने आर की वैल्यू जूल में पुट करी है, तो हम क्या करेंगे, -13.6, माइनस माइनस चलो प्लस हो गया, इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 बराबर लॉग केसी, या टेकिंग एंटी लॉग। अब इस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे आ जाएगी 2.38 टेकिंग एंटी लॉग। अगर एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, 10 पावर तो रेज हो जाएगी, इज इक्वल टू 0.38 के सामने जीरो के नीचे, तो ये आपकी 2.4 इंटू 10⁻², किसकी वैल्यू आ गई है, केसी की वैल्यू। सो केसी इज इक्वल टू दिस वन। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कर लेंगे, हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें बात आपकी नहीं है। नाउ
वी विल टॉक इन अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका? देखिएगा, इन्होंने आपसे कहा है कि कोई रिएक्शन हमारी 2N2O4 मिलकर 2NO2 बना रही है। इट मीन 6.14। क्या रिएक्शन है कि N2O4 गैस स्टेट में है, मिलके बनाती है 2NO2G। अब इन्होंने कहा है अगर मान लीजिए हम इसका इनिशियल 1 मोल लेते हैं तो ये 0 है। अब इन्होंने कहा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम 50% डिकम्पोज हो गई तो 1 माइनस 0.5, ये कितना होगा 2 इंटू 0.5, जितना ही डिकम्पोज हुआ उसके दुगना ये बना, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.5 और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 1.0। अब हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालना चाहें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 क्या आएगी? नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 डिवाइड बाय टोटल मोल, इट मीन्स 0.5 डिवाइड बाय 1.5 after calculating, and similarly we get the concentration of mole fraction of NO2, that would be equal to जितने इसके मोल हैं 1 divided by 1.5. So on calculating we get the mole of N2O4 is equal to क्या होंगे? ये आएंगे 0.5 डिवाइड बाय 1.5, इट मीन्स ये आ जाएंगे आपके, सीधे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है, यानी PN2O4 दैट वुड बी इक्वल टू XN2O4 इनटू टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला आपने सुना होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 दैट इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय 1.5 into 1. It means similarly you get PNO2 that is equal to, oh this is the for N2O4. Now for PNO2 1 upon 1.5 into 1. This is the partial pressure. Now we will calculate first of all Kp, which would be given by, अब आपको Kp कैसे मिलेगा? Kp इज इक्वल टू होगा PNO2 होल स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, दैट इज इक्वल टू PNO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.5 का होल स्क्वायर, एंड PN2O4 मीन्स 0.5 डिवाइड बाई 1.5। सो यू विल गेट, इससे एक पावर तो खत्म हो जाएगी, ये आएगा 1 अपॉन 1.5 इंटू 0.5 या 1 अपॉन 0.75। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.33। दिस इज द वैल्यू ऑफ Kp। नाउ डेल्टा R G नॉट माइनस 2.33 RT log Kc या Kp whatever it may be, 2.303 into 8.314, and temperature will be given 298. If it is not given, then it is understood 298, it means room temperature, into log 1.33. On calculating we get delta Z is equal to minus 763.8 kilojoule per mole. So this is the answer of this question. This question is something lengthy but not difficult. It also belong to the इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं। फिर दोबारा समझ लीजिएगा, उन्होंने कहा कि N2O4 हमारे पास डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड था, वो डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज कितना हुआ 50%। सपोज कीजिए हमने 1 मोल लिया था तो ये कितना डिकम्पोज हुआ 50 का मतलब हुआ
0.5 मोल डिकम्पोज हुआ, तो ये बचा कितना 0.5। अब जितना ही डिकम्पोज होगा उतना ही ये बनता है, लेकिन उसके मोल कितने 2 हैं, तो यहां से क्या होगा मोल फ्रैक्शन आएगी 0.5 डिवाइड 1, इसके मोल आएंगे, इसके मोल आ जाएंगे, यहाँ से केपी निकाल लेंगे, केपी निकाल के डेल्टा इंपुट कर देंगे, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब आप आ जाइएगा एक्सरसाइज में। देखिएगा एक्सरसाइज में क्या होगा जी। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपका 6.1। इन्होंने कहा करेक्ट द चूज आंसर ए थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए प्रॉपर्टी used to determine the heat chain whose value is independent of path used to determine the pressure volume work whose value depend on the temperature। तो क्या होगा इसमें सेकंड पार्ट आएगा इसका, तो इसका 6.1 का सेकंड पार्ट आपको बताया था, एक होते हैं स्टेट फंक्शन, एक होते हैं पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम नॉट ऑन द पाथ बाय विच सिस्टम चेंज इट्स पोजीशन, दैट इज नोन एज स्टेट फंक्शन। क्या मतलब हुआ, ये कहते हैं स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि वो रास्ते जिनके ऊपर आपका कोई सिस्टम अपनी पोजीशन को चेंज करता है उसके तरीके पे डिपेंड नहीं करता वो किस तरीके से उसने चेंज की। सपोज कीजिए आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाना चाहते हैं या सेकंड फ्लोर पर जाना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप 10th फ्लोर पर जाना चाहते हैं, बॉम्बे पहुंच गए। अब आप मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे हैं और आप 10th फ्लोर पे जाना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन तो क्या होगा कि आप बाय स्टेयर जाएं, दूसरा तरीका क्या होगा आप बाय लिफ्ट जाएं। तो आपका जाने के तरीके पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बस आपकी पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। पहले आप ग्राउंड फ्लोर पर थे, अब आप 10th फ्लोर पर हैं, चाहे आप पैदल जाएं चाहे आप उससे लिफ्ट से जाएं। तो इन्होंने यही कहा है कि जो चीज हमारी डिपेंड करती है मतलब इनिशियल फाइनल स्टेट पर, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अब उसका दूसरा एग्जांपल समझ लीजिएगा। मान लीजिए टीचर हमारा है, हम अपने घर से स्कूल जाते हैं, तो स्कूल हम गए, हम एक रास्ते से गए या दूसरे रास्ते से गए, टीचर को इस बात से कोई मतलब नहीं है। सपोज कीजिए मैं स्कूल में हूं, आप अपने घर से आते हैं, तो आप गलियों में घूम घूम के आते हैं या बिल्कुल सीधे आ जाते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो मतलब है कि आप मेरे स्कूल में आ रहे हैं, मेरी क्लास में आ रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं हूं मेरे पास जब आप आ रहे हैं तो मैं क्या हुआ, एक स्टेट फंक्शन हुआ। ठीक है, यानी मुझ पर आपका ये प्रभाव नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से आए हैं, आप चाहे सीधे रास्ते से आए, चाहे आप घूम के आए हैं, चाहे किसी अपने दोस्त के घर घूम के आए हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं दे आर पाथ फंक्शन, वो पाथ फंक्शन होते हैं। क्यों कि उनका उनको इफेक्ट करता है कि आप किस रास्ते जाते हैं। मान लिया आप शॉर्टकट से जाते हैं तो आपको क्या होगा, जल्दी पहुंच जाओगे। अब अगर बाइक से आ रहे तो पेट्रोल भी कम लगेगा, और अगर मान लीजिए आप क्या है लॉन्ग रास्ते जाओगे तो देर से पहुंचोगे, आपका पेट्रोल भी ज्यादा लगेगा। तो नुकसान किसका हुआ, पेरेंट्स का, टीचर का नहीं हुआ। आप तो स्कूल पहुंच गए मुझे कहने के लिए कि आप स्कूल मेरे आए हैं, तो क्या हुआ, मैं स्टेट फंक्शन हुआ और आपके फादर क्या हुए, आपके फादर पाथ फंक्शन हो गए। तो इस तरीके से जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करती है उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करती, उसको हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। तो 6.1 में क्या हुआ आपका सेकंड पार्ट, उन्होंने कहा है फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशन द करेक्ट आंसर इज। अगर कोई प्रोसेस एडियाबेटिक कंडीशन में हो रहा है तो उसके लिए करेक्ट आंसर क्या होता है, तो मैंने बताया था आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। तो इसमें क्या होगा 6.2 में, इसमें आ जाएगा बेटा थर्ड पार्ट, क्या Q बराबर 0। जो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस होता है ना तो उसमें हीट ली जाती है ना हीट उसमें दी जाती है, तो वहां पर क्या होता है Q की वैल्यू 0 होती है। तीसरा पूछा उन्होंने द एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या था, मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट। क्या होगी हमारी 0 होती है, तो इसका कौन सा आंसर ठीक होगा,
आपका सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। उसके बाद आपसे पूछा है डेल्टा यू कंबस्शन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू माइनस एक्स, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच क्या होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी जी? देखिएगा क्या कहा उन्होंने आपसे, उन्होंने आपसे बोला बेटा आपको पता है डेल्टा एच बराबर, ये आपका 6.4 क्वेश्चन, डेल्टा एच आप जानते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी होता है, ठीक है। अब इन्होंने आपसे कहा है कि अगर हमारी डेल्टा एच की वैल्यू माइनस हो, डेल्टा यू की वैल्यू, तो डेल्टा एच बराबर क्या होगा, माइनस डेल्टा यू प्लस एन जी इंटू आर टी। तो उस केस में इन्होंने पूछा है बताओ डेल्टा एच नॉट की वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी? तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन डेल्टा यू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डेल्टा यू नेगेटिव है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इसमें चली जाएगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से उसके बाद लेस देन होगी भाई, ये तो घट जाएगी कितनी वैल्यू। उसके बाद 6.5 क्वेश्चन है, इन्होंने कहा द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन ग्रेफाइट एंड डाई हाइड्रोजन एट दिस टेम्परेचर, दिस वन कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। देखिए आपको क्वेश्चन छोटा दिखाई देगा लेकिन है बड़ा है, क्या होगा इसमें 6.5 में उन्होंने कहा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन, तो पहले आप लिखेंगे मीथेन के बारे में, ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन होगी मीथेन की, उन्होंने दे रखी कितनी है -890.3। अब उन्होंने कहा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का मतलब कार्बन CO2 डेल्टा CH0 बराबर क्या है -393.5। अब उसके बाद पूछा है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन, -283 -285.3, ये है। अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, क्या पूछे डेल्टा FH0 ऑफ CH4 कितनी है, तो आप क्या करेंगे इस केस में, आप लेकिन जब भी CH4 पूछता है तो आप ऐसा समझ लीजिए जी जिससे मिलकर बना हुआ C ग्रेफाइट प्लस 2H2G, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इन तीनों इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन लानी जो आपको यहां लिखी है ऊपर, तो इस केस में आप क्या करेंगे, देखो भाई हम क्या करें, इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 बाई 2 एंड एडिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में ऐड कर दें तो क्या होगा, ये होगा 2H2G प्लस O2G प्लस C ग्रेफाइट प्लस O2 इज इक्वल टू, ये आएगा 2H2OG प्लस CO2G। इक्वेशन हमारी क्या हो गई, 4 हो गई। इस 4 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें हम, इस वाली को, तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम 4 तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पर
यहां पर हो जाएगा बेटा आपका, लिख लेते हैं इसको 2H2G प्लस 2O2G प्लस सी ग्रेफाइट माइनस, फर्स्ट को घटाया हमने, CH4 माइनस 2O2 इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा CO2G प्लस 2H2G माइनस CO2G माइनस 2H2OG। इससे इसको कैंसिल करेंगे, इससे कैंसिल करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी क्या आएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो हमें चाहिए। और वो इक्वेशन क्या होगी बेटा, वो इक्वेशन हो जाएगी आपका 2H2G प्लस सी ग्रेफाइट इज इक्वल टू CH4। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो हमें लानी थी। अब जैसे हमने एंथैल्पी इसको निकाला है, इनके एंथैल्पी को निकालेंगे, तो लिखेंगे डेल्टा आर एच नॉट। इस सेक्शन के लिए डेल्टा आर एच नॉट क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल टू, देखो इक्वेशन सेकंड को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो उसके एंथैल्पी थर्ड को, तो उसकी एंथैल्पी को भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू माइनस 285.3, और उसमें किसको जोड़ा था, प्लस माइनस 393.5, और इसमें फर्स्ट को घटाया था हमने, माइनस माइनस 890.3। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 74.8 किलो जूल पर मोल, जो पहला वाला आंसर वो आ जाएगा, दैट इज द राइट आंसर। तो आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर, आप ये देख रहे हैं आपको क्वेश्चन तो उन्होंने एक लाइन का दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, लेकिन बेटा जब तक आप इस क्वेश्चन को करेंगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने कहा 6.63 में क्या कहा उन्होंने, देखो भाई 6.63 में क्या कहते हैं, सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री, सॉरी 6.6। क्वेश्चन है रिएक्शन A प्लस बी सी प्लस डी प्लस क्यू। उन्होंने कहा रिएक्शन हमारी A प्लस बी इससे C प्लस डी प्लस क्यू बन रहा है, तो आपसे पूछते हैं इज फाउंड ए पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, इसके लिए डेल्टा एस हमारा क्या मिला, पॉजिटिव मिला। द रिएक्शन विल बी, अब आपसे पूछे, देखो यहाँ प्लस क्यू किया हुआ है इन्होंने, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच हमारा क्या होगा, नेगेटिव। अगर कहीं प्लस क्यू लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, इसका मतलब ये होता है, यानी हीट कंटेंट या एंथैल्पी चेंज उसका नेगेटिव होगा। अब हम जानते हैं डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, इससे पता चलेगा मैं रिएक्शन कहाँ पॉसिबल होगी कहाँ नहीं होगी। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन कैसी हो जाएंगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएंगी। तो हम इस फॉर्मूला रखेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू, अब देखो इसकी वैल्यू तो माइनस थी डेल्टा एच की, ये हमारा टी हो गया, इनटू डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई हमारी, पॉजिटिव हो गई, तो नेगेटिव है, नेगेटिव ये तो नेगेटिव वैल्यू हुई, नेगेटिव हो गई जी। अब अगर मान लीजिए इस नेगेटिव मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें क्या होगा हमारा, नेगेटिव और प्लस नेगेटिव मिलकर के टोटल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। हर टेम्परेचर पर, टेम्परेचर आप चाहे कम रखें चाहे ज्यादा रखें, तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव तो है, तो टेम्परेचर आप चाहे कम करें चाहे ज्यादा करें, इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। फोर्थ पार्ट ठीक होगा इसका, रिएक्शन पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर रिएक्शन पॉसिबल होगी, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहते हैं आपसे, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्होंने बोला इन ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के अंदर 701 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम
तो पहली बात तो आप जानते हैं डेल्टा U बराबर Q प्लस W, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब इन्होंने कहा कि 701 हीट इज एब्जॉर्ब, जब हम सिस्टम को हीट देते हैं तो पर डे होती है, तो 701 इतने जूल तो हमारी ये हो गई। एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने इतना वर्क किया, तो प्लस माइनस, केवल इतनी बात का ध्यान रखना आपको, व्हाट इज द इंटरनल चेंज इन दिस प्रोसेस, इसको घटा दो, 7 आ गए यहां पर क्या आएगा हमारा 7, यहां बच गया हमारा क्या है ये 0, और इसके बाद में क्या बचा हमारा ये 4। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आ गया 7 4 11, 9 10 11, ये सॉरी 307, इतने जूल क्या हो गया हमारी ये इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है जी, चलिएगा। तो ये क्वेश्चन कौन सा था हमारा 6.7, बड़ा आसान क्वेश्चन है जी। अब बात करते हैं हम 6.8 की। क्या कहता है 6.8 क्वेश्चन? अब देखो आपको रिएक्शन दे रखी है इन्होंने कहा है कि NH2CN, ये रिएक्शन है हमारी NH2CNG प्लस 3/2 O2G मिलके क्या बना रहे बेटा, ये बना रहे N2G प्लस CO2G प्लस H2OL। अब ये कह रहे कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, यानी आपको इस रिएक्शन के लिए डेल्टा RH0 निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है। तो जब हमें इस तरह की इक्वेशन दी हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले हम आपको बताया था अगर एंथैल्पी निकालनी रिएक्शन की तो क्या होगा, डेल्टा RH0 के लिए फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लेंगे हम क्या, हम लिखेंगे डेल्टा RH0 ऑफ N2 प्लस डेल्टा RH0 ऑफ CO2। ये तो किसकी हो गई हमारी प्रोडक्ट की हो गई, लिक्विड की तो हमारी कांस्टेंट मानते हैं, माइनस डेल्टा RH0 ऑफ NH2CN माइनस 3/2 इंटू क्या हो जाएगी 3/2 इंटू डेल्टा RH0 ऑफ O2। नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, सॉरी गड़बड़ होगी इसमें, तो ये ऐसा नहीं होगा। अभी इसमें हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे दूसरा रिलेशन, इसमें करना पड़ेगा, पहले हम डेल्टा Ng की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या होगी गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या होगी कितने होगी 112 प्लस इसी कितना हो गया हमारे माइनस 1 प्लस 3/2, तो 2 माइनस 2 दूनी 4, 2 3 2 5/2, और यहाँ से क्या आएगा हमारा ये 1/2, डेल्टा Ng की वैल्यू आ गई। अब सिंपल आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है, क्या फॉर्मूला जानते हैं आप फॉर्मूला जानते हैं जी, डेल्टा H0 बराबर डेल्टा U0 प्लस डेल्टा NgR। अब आपको डेल्टा H0 की वैल्यू निकालनी है इस सेक्शन के लिए, डेल्टा U0 की वैल्यू आपको दी उन्होंने माइनस 742.7 किलो जूल में भाई। तो हम क्या करेंगे, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस सॉरी प्लस 1/2, आर की वैल्यू 8.314 और टी की वैल्यू आपको दे रखी है उन्होंने 298 केल्विन टेम्परेचर। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 742.7 इंटू 10⁻³ और प्लस इसको कैलकुलेट करके बताएंगे कितना होगा, ऐसा तो मुझे भी नहीं पता है, मैं भी आपको कैलकुलेट बताता हूँ।
8.314 into 298 divided by 2, that is equal to 1238, यानी 1238.786 जूल। ये भी जूल में, ये भी जूल में। अब आप क्या करो, इसको आप लिखें -742.7 इंटू 10⁻3, इसको लिख सकते हो 1.238 इंटू 10⁻3। 10⁻3 को कॉमन ले लीजिएगा और इसमें से घटा दीजिएगा, यह जाएगी आपकी 742.7 माइनस 1.238 सॉरी, यह रहेगी -741.47 इंटू 10⁻3 जूल। ठीक है भाई, इस तरीके से हम इसको वैल्यू को निकाल लेंगे। मिलान चाहते हो आंसर आप मिला के देख सकते हो, क्योंकि पहले इसमें मिसप्रिंट थी इस क्वेश्चन में, पता नहीं ठीक किया नहीं किया, तो आएगा 6.8। हाँ, अब देखो इन्होंने यहाँ क्या किया, 1 + 3/2, 3/2। हाँ, हमारे गड़बड़ यहाँ हो गई, देखो यहाँ हमने गड़बड़ कर दी। ये कितना आना था, -1/2, तो यहाँ भी हम क्या करते, इसको माइनस करते, माइनस माइनस, अब ये सारी वैल्यू उसमें जुड़ जाती, तो इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी फिर 743.93 माइनस ये। ठीक है जी, चलिए उसके बाद और बताते हैं 6.9। 6.9 में क्या बोला आपसे उन्होंने, सिक्स पॉइंट नाइन में बोला बेटा कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोजूल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मोलर हीट कैपेसिटी। तो देखो मोलर हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला होता है Q/N इंटू डेल्टा टी, ये हमारा मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है। यहाँ से Q कहाँ के बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी N इंटू CM इंटू डेल्टा टी। N क्या होता है, वेट डिवाइड मॉलिक्यूल वेट इंटू CM इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू Q। तो आपको उन्होंने मोलर हीट कैपेसिटी दी है, इसका वेट है हमारा कितना 60 ग्राम, मॉलिक वेट 27 इंटू मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी है 24, चेंज इन टेम्परेचर हमारा 55 माइनस 35 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 20 इंटू 24 इंटू 20। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी इतने जूल। ठीक है, तो ये आएगा आपका 60 इंटू 24 इंटू 20 डिवाइड बाई 27, इट मीन्स 1066 जूल, और अगर किलो जूल की बात करेंगे तो 1.066 किलो जूल। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। अब बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, जो नहीं आएगा आप पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट आपको चलेंगे इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम क्या होता है। थैंक यू।